हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो चैप्टर नंबर 3 है, मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो है इसको डिस्कस करेंगे। और इसकी कंप्लीट समरी, जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपको बिल्कुल विस्तार से कराने वाला हूँ, डिटेल में कराने वाला हूँ। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा एकलव्य स्नातक क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये जो चैप्टर देख रहे हो लेक्चर, इसकी PDF आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च करें और वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। देखिए, ये आपका सिलेबस है, यानी कि टोटल आपकी जो ये बुक है, पहली बुक, इसमें से टोटल 8 चैप्टर दे रखे हैं आपके सिलेबस में। 2 चैप्टर तो हमने पहले से कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 भी कर लेंगे। इसके बाद हमारे ये चैप्टर बच जाएंगे। ठीक है। और मात्र 10 दिन के अंदर मैं आपकी बुक खत्म कर दूंगा ज्योग्राफी की। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप ये सोचोगे कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इसको बहुत सारे बच्चे सेम समझते हैं, उनको लगता है कि ये दोनों समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन वृद्धि और विकास जो है दोनों में एक डिफरेंस है, एक अंतर है। वो अंतर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। ठीक है। उस अंतर को ही समझना है। तो मैं आपको ये अंतर समझाता हूँ। देखिए, वृद्धि और विकास जो है दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। कहने का मतलब है समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम वृद्धि और विकास के रूप में देख सकते हैं। ठीक है। और ये जो अंतर है, ये वृद्धि, अगर हम इस अंतर को देखें तो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि को हम मात्रात्मक देख सकते हैं। मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी में, यानी कि आप उसको देख सकते हो, उसको आपको लगेगा कि हाँ कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है तो आप उसको वृद्धि के रूप में देख लेते हो। ज़्यादातर यही होता है। और इसका चिन्ह जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। देखिए, वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है। आपको लास्ट चैप्टर अगर याद हो, मैंने जनसंख्या वाले चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पे 100 लोग रहते हैं। ठीक है। पहले से 100 लोग रहते हैं, 50 लोग वहाँ पे और आ जाते हैं, यानी प्लस हो जाते हैं, तो वहाँ की संख्या जो है वो 150 हो गई, यानी कि वहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, 150 हो गई। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब मान लीजिए उसी जगह में 100 लोग रहते थे, लेकिन 50 लोग जो हैं वहां से चले गए, यानी माइनस हो गए। तो अब वहां के लोगों की संख्या कितनी हो गई, अब 50 लोग बचे। अब आप देखिए, शुरू में 100 लोग थे, 100 से बढ़कर 150 हुए थे, फिर 100 लोग थे, 100 से घटकर, ठीक है, 50 हो गए। यानी कि दोनों ही जगह क्या हुआ है, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। ये हमने लास्ट चैप्टर में समझा था। यानी ये दोनों ही वृद्धि है। अब वृद्धि जो है इसको 2 हिस्सों में देख सकते हैं, धनात्मक रूप में भी और ऋणात्मक रूप में भी। तो जहां पे बढ़ रही है इसको हम धनात्मक कह सकते हैं, और जहां पे घट रही है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है। यही आपको समझना था, बस यही है। वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन जो है वो धनात्मक यानी वृद्धि दर्शाएंगे, यानी बढ़ता हुआ दिखाएंगे। तो जहां पे ऋणात्मक की बात करेंगे वहां पे ह्रास या कमी दिखाएंगे, यानी घटता हुआ दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, जहां पे बढ़ता हुआ दिख रहा था यानी 50 लोग बढ़ गए थे वो धनात्मक हो गया, जहां पे घटता हुआ दिखाया जा रहा है 50 लोग घट गए वहां पे ऋणात्मक हो गया। तो ये तो हो गया आपका वृद्धि। तो वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग होता है। सुनने में एक जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन वो एक जैसे हैं नहीं, उसमें कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस के लिए ही आपको ये चीजें बताई गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे और डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। अब ये तो हो गया वृद्धि। अब बात करते हैं विकास की। विकास जो होता है वो हमेशा गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है क्वालिटी। वृद्धि क्या थी, क्वांटिटी दिखा रही थी, लेकिन विकास जो है वो क्या दिखा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है। यानी कि क्वालिटी में अगर परिवर्तन हो रहा है, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो वो विकास कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। यानी आज के समय में जो कंडीशन है, जो स्थिति है, अगर उसमें, ठीक है, आज के समय में जो कंडीशन है उसमें अगर वृद्धि नहीं हो रही, तब तक विकास तो हो ही नहीं सकता। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। हमेशा एक चीज ये भी समझ के रखना है, नॉर्मली क्या होता है, विकास कब होता है, जब वृद्धि जो है वो सकारात्मक हो, ठीक है, पॉजिटिव हो। लेकिन हमेशा सकारात्मक वृद्धि जो है
वो विकास नहीं होता, इसको ध्यान रखना। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता या गुणात्मकता जो होती है इसमें सकारात्मक परिवर्तन हो। किसी भी चीज की जो क्वालिटी है अगर उसमें पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज की क्वालिटी सुधर रही है, उसमें सुधार आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको विकास कहेंगे। ठीक है, इतना हो गया आपका क्लियर। आगे चलते हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल देके समझाऊंगा। थोड़ी सी टर्म जो है वो आपको मुश्किल लग रही होगी, पर एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो एग्जाम्पल है, किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं कि नगर में वृद्धि हुई है। ठीक है, जनसंख्या जो है इसमें वृद्धि हुई है, बिल्कुल हम यही कहते हैं। लेकिन समझिए, यदि आवास जैसी सुविधाएं जो हैं, जो बेसिक जो वहाँ पे सर्विस है, जो ज़रूरतें हैं, अगर वो चीज़ें नहीं रहे, वो पहले के जैसी रहती हैं, तो हम वृद्धि के साथ विकास नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कि वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। अब समझिए, मान लीजिए कोई जगह है वहाँ पे 100 लोग रहते थे पहले, ठीक है, तो वहाँ पे जो सुविधाएं थी वो उनके काम आ रही थी, ठीक ठाक था। लेकिन अब वहाँ की जनसंख्या दुगनी हो गई, मान लो 200 लोग हो गए, लेकिन वहाँ की जो सुविधाएं हैं वहाँ पे, जैसे मान लो वहाँ पे स्कूल हो गए, वहाँ पे हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे सड़कें हो गई, वहाँ पे लोगों के रहने का आवास हो गया, हेल्थ सर्विस हो गई, वो तो नहीं सुधरी, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई। तो ऐसे में क्या कहोगे आप, विकास हुआ है? तो आप कहोगे विकास नहीं हुआ है। तो हमेशा जो वृद्धि होती है ना, हमेशा सकारात्मक वृद्धि, हमेशा विकास नहीं है, ये भी चीज समझ के रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, वृद्धि विकास आप समझ जाओगे। आगे एक और एग्जांपल दूंगा मैं, ये एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए मान लीजिए आप और आपका कोई दोस्त है, वो जाता है किसी दुकान पे, ठीक है, दुकान पे जाना है उसको खरीदने हैं एप्पल, क्या खरीदने हैं, सेब। अब वहां पे 2 दुकानें हैं, शॉप 1 और शॉप 2, यानी कि पहली दुकान और दूसरी दुकान। तो आपका एक दोस्त है, वो जाता है शॉप 1 पे, पूछता है भाई एप्पल कैसे दे रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि 100 रुपये में हम आपको 1 किलो एप्पल देंगे। ठीक है, यानी कि 100 रुपये में 1 किलो। फिर बगल वाली दुकान से पूछा तो उसने बोला भाई मैं तो 100 रुपये में 2 किलो दूंगा। तो एक दोस्त ने क्या करा, 100 रुपये में एक जो 1 kg था वो वाला खरीद लिया। ठीक है, यानी कि जो 1 kg था वो वाला खरीद लिया एप्पल। तो दूसरे दोस्त ने क्या करा, जो 2 kg मिल रहे थे उनको खरीद लिया। अब आप देखो, पैसे दोनों को बराबर देने पड़े, दोनों ने 100 रुपये ही दिए, लेकिन एक को तो 1 किलो मिले और एक को 2 किलो मिले। तो आपके हिसाब से तो जिसको 2 किलो मिले उसको तो फायदा हो गया, आपको ये लग रहा होगा। अब यहाँ पे मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मैं वृद्धि और विकास के नजरिए से डाल के दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब जिसने 100 रुपये में 1 किलो खरीदे, जब उसने एप्पल को खाया तो उसे पता लगा सारे के सारे एप्पल जो थे वो अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बिल्कुल मीठे थे, उसमें कोई कमी नहीं थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब 2 किलो वाले ने उस एप्पल को घर पे जाके काट कर देखा तो पता लगा उसे कि उसके आधे एप्पल तो खराब निकल गए, कुछ गले हुए थे, कुछ पिलपिले हो रहे थे, कुछ सड़े हुए थे, कुछ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो खराब निकल गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको क्वांटिटी ज्यादा मिली है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो हमेशा मात्रा को दिखाती है, यानी कि ज्यादा मिल गया, हम ये सोचते हैं ना कि मात्रा, लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले को सब कुछ अच्छा मिला, इसको हम विकास के नजरिए से देख सकते हैं। ठीक है, विकास जो होता है हमेशा क्वालिटी दिखाता है। यहाँ पे एप्पल की जो क्वालिटी थी वो थी एक नंबर, मतलब 1 नंबर बढ़िया क्वालिटी, एकदम बेस्ट क्वालिटी जो पहले नंबर पे था। लेकिन जो सेकंड नंबर पे था, इसको क्या हुआ, क्वालिटी तो नहीं मिली पर क्वांटिटी मिल गई, यानी कि इसको 2 किलो मिल गए। ये तो ये सोच के खुश हो गया कि मुझे 2 किलो मिल गया। तो इसको हम वृद्धि और विकास से जोड़कर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। विकास जो है हमेशा सकारात्मक चीजों को ही दिखाता है, लेकिन वृद्धि जो है वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो ये डिफरेंस है वृद्धि और विकास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वृद्धि क्या है, क्वांटिटी दिखाती है। आपको याद आया 2 kg एप्पल वाला एग्जांपल याद आया, उसको 2 किलो मिल रहा है, उसको ज्यादा क्वांटिटी मिल गई तो वो खुश हो गया। लेकिन विकास जो है वो क्वालिटी दिखाता है, यानी कि 1 kg उसने 1 किलो ही लिया लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो विकास क्या है, एक तरह से क्वालिटी दिखाता है, और जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो मात्रा दिखाती है, यानी कि क्वांटिटी दिखाता है। सेकंड देखिए, ये जो वृद्धि है ये धनात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, और ये नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन विकास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, विकास नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। तो विकास क्या होगा, हमेशा सकारात्मक ही होगा। ठीक है, हमेशा सकारात्मक होगा विकास, ये याद रखना। आगे देखिए, विकास में क्या होता है, गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो क्वालिटी होती है उसमें परिवर्तन होते हैं, वो क्वालिटी सुधरती जाती है, तो विकास कहलाता है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं मानव विकास की। वृद्धि और विकास में से एक क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है,
और जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे करा दूंगा। अब ये मानव विकास समझिए, यहां से आपको सारी चीजें बिल्कुल आसान लगेगी, एकदम आसान है। मानव विकास क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए, मानव विकास की जो अवधारणा है, यानी मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। महबूब उल हक जो है, ये मानव विकास का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इसको समझिए, ये क्या कहना चाहते हैं मानव विकास से। देखिए, इन्होंने कहा कि मानव विकास जो होता है, वो हम मानव विकास तभी मानेंगे जब लोगों के पास विकल्पों में वृद्धि हो जाए। यानी कि ये कहते हैं कि मानव विकास जो है वो लोगों के सामने विकल्पों में वृद्धि करता है, यानी ऑप्शंस बढ़ा देता है लोगों के सामने, उनके जीवन में सुधार लाता है, ठीक है। लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन है, उसमें सुधार लाता है। क्या सुधार लाता है, विकास। ये कहते हैं कि इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु जो है वो मनुष्य है। यानी इन्होंने हर चीज के केंद्र बिंदु के रूप में मनुष्य को माना है, मनुष्य से ही विकास को इन्होंने जोड़ के दिया है। तो अगर डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार हम मानव विकास माने तो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि विकास जो है वो लोगों के विकल्पों को बढ़ा देता है, लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको सुधार देता है, उनका जीवन को सुधार देता है, और विकास का केंद्र कौन रहता है, हमेशा मानव रहता है। ये क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए, ये विकल्प जो है ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। ये जो विकल्प होते हैं ये कभी भी फिक्स नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि विकास जो है समय दर समय विकास जो है वो उसमें सकारात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये कभी भी स्थिर नहीं होता, हमेशा परिवर्तनशील होता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन जी सके, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां पे बिल्कुल भी विकास नहीं हो रखा है, तो आप क्या चाहोगे, लोगों का विकास करना चाहो। अगर आपको कह दिया जाए कि आप लोगों का विकास करो, तो आप क्या चाहोगे, आप लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विस दोगे, अच्छी एजुकेशन दोगे, लोगों को रोजगार दोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। तो विकास क्या है, विकास का मतलब ही यही होता है कि जो लोगों की जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन में सुधार आ जाए, ठीक है, वो एक सार्थक जीवन जी सके। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सार्थक जीवन का मतलब होता है बड़ा जीवन, यानी लंबी लाइफ। ये नहीं होता बिल्कुल भी, याद रखें। सार्थक जीवन का मतलब एक लंबी लाइफ या दीर्घ जीवन नहीं होता। सार्थक का मतलब ये नहीं है कि आप 100 साल जियो तो वो सार्थक जीवन है, नहीं। आपकी लाइफ बेशक से 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, चलेगा, लेकिन आपकी लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि सार्थक जीवन का मतलब लंबा जीवन नहीं, बल्कि जीवन का कोई उद्देश्य हो। अगर आप जी रहे हो तो उसका कोई उद्देश्य हो, आप कुछ करना चाहते हो देश के लिए, समाज के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ आपको जीना है, ये माना जाता है। और देखिए, इसका अर्थ ये है कि लोग स्वस्थ हों, ये चाहते हैं कि मतलब सार्थक जीवन का मतलब हो कि लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य हो, लोग जो हो वो हेल्दी हों, लोग अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोच सकें, समझ सकें, अपने फैसले अपने दम पर ले सकें, समाज में प्रतिभागिता कर सकें, यानी समाज में अपनी जो इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको, ठीक है, निभा सकें, और इन उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। मनुष्य जो है इन उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, सार्थक जीवन। सार्थक जीवन का मतलब लंबी लाइफ नहीं, बल्कि आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, आपके जीवन में अच्छी आपको हेल्थ मिले, आप अपने दिमाग से सोच सको, ठीक है, समाज में अपना महत्वपूर्ण रोल निभा सको, ये सब आ जाता है सार्थक जीवन में। आगे देखिए, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि देखो, अगर लोगों का विकास करना है, लोगों को विकल्प हमको ज़्यादा देने हैं, विकल्पों को बढ़ाने हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छी हेल्थ सर्विस, अच्छी एजुकेशन और संसाधनों तक जो पहुंच है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर लोगों के पास क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, तो ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल है, इसको देख के आप समझ जाओगे। मान लो कोई बच्चा है, वो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, एक बच्चा है वो बड़ा होकर चाहता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको शिक्षा ही नहीं मिलती। अब वो अशिक्षित बच्चा है, तो क्या आपको लगता है वो डॉक्टर बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। विकल्प जो है बिल्कुल खत्म, यानी जब उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, विकल्प जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। यही आपको बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, देखिए, निर्धन लोग जो होते हैं वो बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते एक अच्छा, क्योंकि देखो जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके पास पैसा नहीं होता ज़्यादा,
और जो अच्छी चिकित्सा होती है, जो अच्छा इलाज होता है वो आपको प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादातर मिलता है और महंगे हॉस्पिटलों में मिलता है। इलाज जो होता है वो काफ़ी क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। अब इलाज जो है वो बहुत महंगा है, अब व्यक्ति जो है वो गरीब हैं, तो वो कैसे महंगा इलाज ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे इनके सामने विकल्प जो है ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि लोगों की क्षमता अगर नहीं बढ़ेगी ना तो विकल्प जो है उनके सामने खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए इस चैप्टर में से अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें से जो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है, इसको बिल्कुल रट लो। मानव विकास जो है वो 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपके सामने है समता, सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सतत पोषणीयता, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा उत्पादकता और फिर लास्ट में आ जाएगा सशक्तिकरण। यानी कि ये 4 मानव विकास के स्तंभ होते हैं। आप एक बार इनको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके समझेंगे। समता का मतलब क्या होता है, सबसे पहला देखेंगे। देखिए समता का मतलब होता है समानता एक तरह से, यानी कि हर व्यक्ति को जो संसाधन है, जो भी उपलब्ध संसाधन है या जो अवसर हैं, उन अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। यानी कि जो सरकार के द्वारा जो लोगों को जो व्यवस्था दी जा रही है, ठीक है, जो अवसर दिए जा रहे हैं, जो संसाधन दिए जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी पहुँच जो है वो समान होनी चाहिए, यानी कि सभी को समान मौके मिलने चाहिए, ठीक है। ये एक समता कहलाता है। ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को उपलब्ध जो अवसर हैं उस पर लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, आय के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो समाज में लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे इनकम हो, आय हो, ठीक है, या उसका निवास स्थान हो, इसको लेकर अगर कोई भेदभाव नहीं है तो हम क्या कहेंगे, समाज में समता है, यानी समानता। मानव विकास के लिए समानता बहुत जरूरी है। अब आप ये सोचो कि आपके साथ अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता हो, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे लिंग को लेकर हो, चाहे आय को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, तो क्या आप अपना विकास कर पाओगे समाज में? नहीं कर पाओगे। अगर समाज में विकास करना है तो समता या समानता होनी जरूरी है। क्लियर है? ये तो पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या था? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता में क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो संसाधन है ना, उस संसाधन का हमें अंधाधुंध उपयोग नहीं करना है, बल्कि हमें ऐसे संसाधन जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं उनको हमें अपनी लिमिट में इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसको सतत पोषणीयता कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए जरूरी है, हर पीढ़ी को समान अवसर मिले, इसके लिए सतत पोषणीयता जरूरी है। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपभोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। देखिए जितने भी संसाधन हैं, पर्यावरण के संसाधन, चाहे वो आपका नदी, पानी, पेड़ पौधे, लकड़ी, जो भी आपको संसाधन मिल रहे हैं, पर्यावरणीय संसाधन या जो वित्तीय संसाधन है, ठीक है, उन सभी संसाधनों का उपयोग आपको करने से पहले भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके बाद आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो चीज मिल पाए, इसलिए इसको ध्यान में रख के ही आपको काम करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा, ठीक है। इसको सतत पोषणीयता कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो जो पेट्रोलियम संसाधन है, पेट्रोल जो है उसकी जो पेट्रोल जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, यानी कि एक लिमिटेड मात्रा में है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो पेट्रोलियम संसाधन है एक दिन ऐसा आएगा ये संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को हो सकता है ये संसाधन ना मिल पाए। तो इसका उपयोग हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। अगर हम आज इसके समय में इसको सोच समझ के उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को मिल पाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने। जल, जल बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो सभी कि जल के बिना जीवन जो है अधूरा है, ठीक है, जल के बिना जीवन नहीं हो सकता है। अब आपको पता है कि पृथ्वी पे जल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने योग्य जो यूज़ करने योग्य जो जल है वो बहुत ही कम है, इतना आपको पता है। ऐसे में जल का उपयोग हमें इस तरीके से करना चाहिए तो कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी जल मिल सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जल इतना ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, यानी जमीन का जो भौम जल स्तर है वो एकदम से नीचे चला जा रहा है। तो इतना नीचे जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियों को पानी ही ना मिल पाए। तो ऐसे में
वो क्या करेंगे, वो जी ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या है, जो संसाधन हमें प्रकृति से मिले हैं, पर्यावरण से मिले हैं, जो लिमिटेड मात्रा में हैं, जो खत्म हो सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हमें यूज करने से पहले भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये चीजें मिल सकें। आगे देखो, तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना, यानी लोगों को स्किलफुल बनाना। ठीक है, लोगों की क्षमता का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जन समुदाय, किसी भी देश की जो जनता होती है ना, वो जनता ही उसका असली धन होता है। तो अगर किसी देश में रहने वाले सभी लोगों को स्किल सिखा दी जाए, यानी उनको योग्य बना दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने देश के लिए कहीं ना कहीं एक उत्पादक साबित होंगे। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाना, यानी जो जनता है उसके ज्ञान को बढ़ाएं, उसके स्किल को बढ़ाएं, ठीक है, उसको अच्छी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराएं, और इसकी वजह से क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता जो है वो बेहतर होगी। अब आप सोचिए कि किसी देश में रहने वाले लोग हैं, अगर सरकार उनको अच्छा रोजगार दे दे, ठीक है, अच्छी सुविधाएं दे दे, अच्छी हेल्थ दे दे, अच्छी एजुकेशन वाली सुविधाएं दे दे, उनको स्किल सिखाए, यानी कि हाथ के जो काम होते हैं वो सिखाए, तो ऐसे में क्या होगा, वो लोग क्या होंगे, स्किलफुल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं देश के लिए काम करेंगे। ठीक है, देश की क्षमता जो है उससे बढ़ेगी। इसी को उत्पादकता के रूप में देखा जाता है। एक पॉइंट है आपका लास्ट है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है मजबूत होना। तो देखिए, सशक्तिकरण का मतलब होता है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी कि अपने आप को मजबूत करना। ठीक है, विकल्प हम चुन सकें, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। यानी अगर हम स्वतंत्र होंगे और हमारे अंदर क्षमता होगी, क्षमता का मतलब यहाँ पे स्किल से है, यानी मनुष्य के अंदर स्किल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे अंदर अच्छी स्किल होगी, हम स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र होकर सोच सकेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सशक्त बन जाएंगे। ठीक है, मजबूत बन जाएंगे। लोगों को सशक्त और मजबूत करने के लिए सुशासन, यानी एक अच्छा शासन होना चाहिए, और जो लोकोन्मुखी नीति है वो होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर लोगों को मजबूत बनाना है ना, तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को अच्छा शासन देना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुशासन। अच्छा शासन देना पड़ेगा, अच्छा शासन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये जन कल्याण की नीति, यानी कि जनता की कल्याण के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जन कल्याण की नीति क्या होती है, उनको अच्छी हेल्थ सुविधा दे देना, और अच्छी एजुकेशन दे देना, लोगों को रोजगार दे देना, ठीक है, लोगों को विकल्प देना, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना, ये होती है जन कल्याण की नीति। अगर सरकार अच्छा शासन करे और अच्छी पॉलिसी बनाए जिससे कि जनता को फायदा हो, तो लोग अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। यही आपको बताया है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए समूह हैं, इनके सशक्तिकरण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि समाज में जो पिछड़े हुए समूह हैं, अगर इनको मजबूत कर दिया जाए तो समाज क्या होगा, अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। तो ये सशक्तिकरण था। तो ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। अब एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, मानव विकास के उपागम। 4 उपागम है मानव विकास के महत्वपूर्ण, ये चारों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से उपागम है, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। ये 4 उपागम है। अब इनमें से कौन कौन सा है, सबसे पहले आय उपागम। देखो पेपर में कई बार ना क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मानव विकास का आय उपागम जो है उसको समझाइए, यानी कि 4 में से आपसे केवल एक पूछ लेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि 4 उपागम होते हैं। अब मान लो केवल आपसे इतना पूछ लें, ये भी आ जाता है पेपर में, तो आपको चारों पता होने चाहिए अलग अलग। आय उपागम क्या होता है, ये बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, मानव विकास का ये सबसे पुराना उपागम है। इसमें क्या होता है, मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि समाज में किस व्यक्ति के पास कितनी आय है, कितनी इनकम है, वो कितने पैसे कमाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाता है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, हम मान लेते हैं कि उसके पास विकल्प जो हैं वो ज़्यादा होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसके पास विकल्प ज़्यादा होंगे, और जिसके पास विकल्प ज़्यादा होंगे वो अपने आप ही क्या माना जाएगा, विकसित माना जाएगा। हम कहेंगे कि वो व्यक्ति विकसित है क्योंकि उसकी अच्छी आय है। यानी कि हम विकास को, मानव विकास को किससे जोड़ के देख लेते हैं, आय के साथ जोड़ के देख लेते हैं। जिसकी आय ज़्यादा है हम कहेंगे उसका विकास हो रखा है, और जिसकी आय कम है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका विकास नहीं हो रखा। नॉर्मली यही माना जाता है। ठीक है, आय का स्तर यानी इनकम का जो लेवल होता है वो किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। बिल्कुल, जिसकी जितनी ज़्यादा आय होगी ना, उसके पास उतनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी, उसके पास उतने ही ज़्यादा ऑप्शन होंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति है बहुत पैसे वाला है, अब उसको कहीं जाना है तो उसके पास सारे ऑप्शन है, वो एरोप्लेन से भी जा सकता है, ठीक है,
वो ट्रेन से भी जा सकता है, ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी वाले से जा सकता है, लग्जरी बस से जा सकता है, वो अपनी लग्जरी गाड़ी से जा सकता है। उसके पास सारे ऑप्शन है। जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन जिसके पास पैसे बहुत कम है, अब उसके पास ऑप्शन कम हो जाते हैं, या वो सस्ता साधन ढूंढेगा, ट्रेन से जाएगा, ट्रेन में भी वो जनरल या स्लीपर से जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये जो पैसा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे विकल्प को बढ़ाता है। यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। आय का स्तर अगर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। अगर आय कम होगी तो मानव विकास का स्तर भी कम हो जाएगा। तो ये तो था आय उपागम, बिल्कुल सिंपल है, इनकम से जोड़ के देख लिया जाता है। दूसरा है कल्याण उपागम। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाए। सिंपल ये भी है और सरकार से रिलेटेड है मेनली है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो उपागम है इसमें मानव को लाभार्थी, बेनिफिशियरी, ठीक है, इसको बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी के रूप में देखते हैं, और सभी विकासात्मक गतिविधियों को लक्ष्य के रूप में देखते हैं। यानी कि देखो, सरकार ने, मान लो सरकार जो है जनता के लिए कोई पॉलिसी बनाती है। सरकार ने क्या करा? जनता के लिए पॉलिसी बनाई। जैसे कि सरकार बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना चाह रही है, यानी कि शिक्षा फ्री में देना चाह रही है, या फिर सरकार महिलाओं का फ्री में इलाज करना चाह रही है, ठीक है, फ्री उनको हॉस्पिटल की जो सुविधाएं वो देना चाह रही है। तो ये क्या, ये सरकार की पॉलिसी हो गई। अब सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, और इन पॉलिसी का इस्तेमाल कौन करेगा? मानव करेगा, यानी कि जनता करेगी। तो जनता को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। क्लियर हो गया? यानी इसमें क्या होता है, मानव को लाभार्थी देख रहे हैं, और सरकार के द्वारा जो विकासात्मक गतिविधि है, इसका मतलब जो सरकार की पॉलिसी है उसको लक्ष्य के रूप में देखते हैं। और ये उपागम, इसमें क्या देखा जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। इसमें यह कहा जाता है कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, सुख साधनों पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यानी जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार को जनता की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार क्या है? कल्याण पर अधिकतम व्यय करे, यानी कि जनता के कल्याण पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ये जो उपागम है ये मानता है कि सरकार क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके लोगों का जो विकास का स्तर है उसको बढ़ा सकती है। तो ये कल्याण उपागम है। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इसमें देखो 6 तरह की आवश्यकताओं को बेसिक नीड माना गया है। जैसे कि 6 आवश्यकता कौन सी है? स्वास्थ्य, यानी लोगों को हेल्थ की सर्विस मिले, सुविधाएं मिले। फिर क्या है? शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। फिर उनको फूड, यानी कि भोजन, ठीक है। जल आपूर्ति, यानी कि उनको वाटर सप्लाई मिले। फिर क्या है? स्वच्छता, यानी उनको साफ सफाई मिल जाए, ठीक है। फिर आवास, यानी कि रहने के लिए उनको जो घर वगैरह होते हैं, हाउस वगैरह होते हैं, वो सब मिल पाए, ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता और आवास, इसकी पहचान की गई है न्यूनतम आवश्यकता। यानी हर व्यक्ति की बेसिक नीड है। हर इंसान को, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, उसको ये चीजें तो चाहिए चाहिए, ठीक है। ये न्यूनतम आवश्यकता है। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है, ठीक है। इसमें मानव विकल्प वगैरह की उपेक्षा की गई है। इसमें मानव विकल्प को महत्व दिया ही नहीं गया। सीधा सीधा ये बता दिया गया है कि ये 6 चीजें हैं और ये 6 चीजें जनता को मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पे जोर दिया गया है, यानी कि ये 6 चीजें मिलनी चाहिए। इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसने प्रस्तावित किया है। यानी कि इसको किसने प्रस्तावित किया है? इसको इंटरनेशनल लेबर, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रस्तावित किया है। इसमें 6 तरह की उन्होंने बेसिक नीड बताई है इंसान की। ये 6 बेसिक नीड जो है ये पूरी करनी चाहिए किसको? सरकार को। ये बातें बताई गई है। इसमें कोई भी विकल्प वगैरह को माना ही नहीं इन्होंने। और लास्ट है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध जो है वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ। इनके अनुसार जब मानव की संसाधनों तक पहुंच होगी, यानी कि मानव जब आसानी से संसाधनों तक पहुंच पाएगा, संसाधनों को इस्तेमाल कर पाएगा, तब उसकी क्षमताओं का निर्माण हो जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? अमर्त्य सेन। और इससे मानव विकास जो है वो संभव हो पाएगा। यानी इन्होंने सीधा सीधा क्या कह दिया है कि मानव की संसाधनों तक जो पहुंच होगी उसी से मानव का विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास का मापन। एक टॉपिक है आपका मानव विकास का मापन। देखिए मान लीजिए मानव का विकास हो गया, तो हम कैसे नापेंगे कि भाई मानव का विकास हुआ भी या नहीं? कोई क्या उसका कोई फॉर्मूला होता है या कोई उसका तरीका होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। जब मैं आपको, अभी तो मैं चैप्टर की थ्योरी करवा रहा हूँ, जिस दिन मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे मैं आपको सारे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, और उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। बाकी मैं आपको साथ के साथ बता के चलता हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
एक इंडेक्स बनाई गई है जिसके द्वारा मानव विकास को मापा जा सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, इसमें क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर देशों का क्रम तैयार किया गया। तो क्या करा, जो विद्वान हैं, विद्वानों ने मानव विकास को मापने का एक तरीका निकाला। तरीका क्या था, उन्होंने देखा दुनिया भर के देशों में कैसी हेल्थ की सुविधाएं कैसी है, हेल्थ को आधार बनाया। लोगों को एजुकेशन कैसी मिल रही है दुनिया के सभी देशों में, ये देखा। संसाधनों तक लोगों की पहुंच कैसी है, इसको देखा। इन सब चीज़ों को आधार बनाकर उन्होंने क्रम तैयार कर दिया। ये जो क्रम है ये 0 से 1 के बीच में स्कोर के आधारित है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, 0 से 1 के बीच में देखा जाता है, और जिसका स्कोर जितना ऊपर होगा, ठीक है, जितना ऊंचा होगा, उसको, उस देश को उतना ज़्यादा विकसित माना जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसको देख लीजिए। एक टेबल होती है, ठीक है, टेबल। और एक चीज़ और देखिए, मानव विकास के लिए ना 2-3 चीज़ें और देखी गई है। जीवन प्रत्याशा कैसी है, लोगों को हेल्थ सुविधाएं मिल रही है, नहीं। जहाँ पे लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिल रही है ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा लंबा जीवन जी पाते हैं। अब आप सोचो कि कोई ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे हेल्थ की सर्विस ही नहीं है, तो कहाँ से लोग ज़्यादा जी पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी मेन फैक्टर माना गया है। साक्षरता दर, ये भी देखा जाता है कि किस देश में लोगों की साक्षरता दर अच्छी है। जहाँ पे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, जहाँ के लोग ज़्यादा साक्षर होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे विकास भी ज़्यादा ही होगा। क्लियर है, ये तो सिंपल है। एक देखो, क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। क्रय शक्ति का मतलब है लोगों के पास पैसा कितना है, कितना वो चीज़ों को खरीद पा रहे हैं। जहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन तक पहुँच होगी, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को खरीद पाएंगे, चीज़ों को उपलब्ध यूज़ कर पाएंगे। तो इसको भी मेन फैक्टर माना जाता है। तो ये कुछ और तरीके हो गए। बाकी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, ठीक है, टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 1990 से हर साल जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यानी जिसको यूएनडीपी कहा जाता है। एक बार ना पेपर में ये क्वेश्चन आया था, बताइए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में अगर बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये पेपर में आया हुआ है 1 मार्क्स में, तो आ सकता है। यानी कि जो यूएनडीपी है, हर साल 1990 के बाद से हर साल क्या करता है, एक रिपोर्ट लेकर आता है, और उस रिपोर्ट से पता लगता है कि किस देश का जो एचडीआई है, यानी कि मानव विकास का जो सूचकांक है वो कितना है, उसको देखा जाता है। ठीक है, तो आपको वो टेबल दिखा देता हूँ मैं। जब तक आप टेबल ही नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये टेबल आपके सामने है, आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, 0 से 1 के बीच में देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये 2021-22 की है। अगर मान लीजिए किसी देश का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.8 से ज़्यादा है, यानी ऊपर है 0.8 से, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा अति उच्च। यानी कि उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो उसकी रैंक है वो वेरी हाई है। अति उच्च का मतलब वेरी हाई, बहुत ज़्यादा। फिर 0.7 से 799 के बीच में है तो उसको हाई माना जाता है। और अगर उसका 0.550 से 0.699 के बीच में है तो उसको मध्यम माना जाता है, मीडियम माना जाता है। ठीक है, और लो कैटेगरी में कौन आते हैं, जिसका 0.549 से नीचे हो। तो दुनिया में ऐसे कितने देश हैं, ये 21-22 के अनुसार 66 देश, यानी 66 देश जो थे वो बहुत हाई था उनका। 49 जो थे वो हाई में ही हैं, और मीडियम में कितने आते हैं, 44 देश, और 32 देश जो हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसका मतलब क्या है, यहाँ इन देशों में सबसे ज़्यादा सुविधाएं होंगी, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, लोगों के संसाधनों तक पहुंच होगी, और इन देशों में बहुत बुरा हाल होगा। ठीक है, इन देशों में। तो ये आपको समझ में आ गया टेबल। अब देखो आगे, अब मैं आपको थोड़ा लेटेस्ट दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं दुनिया के वो 10 देश जहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यानी मानव विकास सूचकांक जो है सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप देखोगे ना, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिलती है लोगों को, एजुकेशन बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी है, बिल्कुल विकसित देश है स्विट्जरलैंड। फिर सेकंड नंबर पे नॉर्वे आता है, बहुत ही शांत देश है, बहुत ही शांति है नॉर्वे में। आइसलैंड, हांगकांग, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, ये 10 देश हैं दुनिया के जिनका एचडीआई जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वेरी हाई वाले मान लो आप इसे। इसके बाद ना एक मैंने लेटेस्ट लिया, ये तो आपकी किताब में 20-22, 21-22 का दे रखा है, मैंने लेटेस्ट अभी डाउनलोड किया था। इसमें देखो क्या है, जो सबसे ज़्यादा उच्च में आते हैं वो आते हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग। ठीक है, जो उच्च में आते हैं वो आते हैं ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको, थाईलैंड, तुर्की। भारत आता है मीडियम में, यानी मध्यम में। भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो कितना रहता है, 0.55 से 6.699 के बीच में रहता है भारत का हमेशा। और सबसे नीचे वाली स्थिति में नाइजीरिया हो जाएगा, नाइजर, चाड हो जाएगा, दक्षिणी सूडान,
बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, ये कुछ देश हो जाएंगे। तो ये हैं आपके सामने। अब इसकी थोड़ी तुलना कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तुलना, वेरी हाई में तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिन देशों में मानव विकास सूचकांक होगा वहाँ पे क्या होगा, अच्छी हेल्थ होगी, हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, ठीक है, अच्छी सड़कें, अच्छा लोगों को अच्छे घर मिले होंगे, लोगों के पास अच्छा रोजगार होगा, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है वेरी हाई वाले में। यहाँ से समझो, हाई में क्या है, यहाँ पे जो सरकार होती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा देना सरकार का मुख्य काम होता है। यानी यहाँ पे अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विस देना ही सरकार के लिए मेन काम है। मीडियम में बात करते हैं, जो मीडियम में अपना भारत जैसा देश आ जाता है, यहाँ ये जो देश है मीडियम वाले, ज्यादातर देश उपनिवेश थे, यानी ज्यादातर देश क्या थे, गुलाम थे, ठीक है, ज्यादातर देश जो थे ये गुलाम रहे हैं। भारत भी गुलाम रहा है। अनेक देशों का विकास जो है वो 1991 के बाद ही शुरू हुआ है। ज्यादातर देश जो थे जो मीडियम वाले में आते हैं, ज्यादातर 1990-91 के बाद इनका विकास शुरू हुआ है। खासकर भारत की बात करें तो भारत में भी ऐसा ही था। ये लोकोन्मुख नीति, यानी यहाँ पे जरूरत पड़ती है जन कल्याण की नीति। लोकोन्मुख नीति का मतलब है जन कल्याण की नीति। जन कल्याण का नीति का मतलब क्या है, लोगों को सरकार रोजगार दिलाएगी, ठीक है, यानी जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। सरकार लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलेगी, उनको फ्री इलाज करवाएगी। सरकार उनको अच्छी एजुकेशन उपलब्ध करवाएगी, यानी कि स्कूल कॉलेज वगैरह एजुकेशन देगी, लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगी सरकार। ये सब होता है मीडियम वाले में। जो सबसे लो कैटेगरी वाले होते हैं, जिनकी जो HDI बहुत कम होती है, उसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर देश ऐसे होते हैं जहाँ पे राजनीतिक उपद्रव हो, यानी कभी कोई सरकार बन रही है, कभी कोई सरकार बन रही है, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं ये, या फिर जहाँ पे गृह युद्ध हो, बहुत ज़्यादा गृह युद्ध हो रहा हो, आपस में एक दूसरे को मार काट कर रहे हो, अकाल पड़ जा रहा हो, सूखा पड़ जाता हो, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो, उसका इलाज उपलब्ध ना हो पाता हो, ऐसे देश आ जाते हैं लो में। तो आपको समझ में आ गया ना कि मानव विकास सूचकांक कैसे देखा जाता है। जिन देशों में सब कुछ बेहतर होता है वो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर होते हैं। फिर जहाँ पे थोड़ा सा ठीक होता है वो हाई में आ जाते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। और भारत जैसे देश मीडियम में है, और भारत से भी नीचे के स्तर पे कुछ देश आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी मुश्किल है, जैसे ऋणात्मक, धनात्मक और कुछ ऐसे उपागम, ये जो शब्द हैं ये थोड़े मुश्किल है। बाकी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लगता है टर्म थोड़ी मुश्किल है, तो आपको वीडियो को 2 बार देखना है, ठीक है। आप 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक आपको समझ में ना आए आप उसको देखते रहो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चैप्टर मैं आपके सारे करवा दूंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। 10 दिन के अंदर कोशिश करूंगा आपका सारा करवा दूं, ज्योग्राफी वगैरह जो हिस्ट्री जो बच रहा है सारा कंप्लीट करवा दूंगा।